बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पीकिंग एंड लिसनिंग। उसमें सबसे पहले हम लिसनिंग की जो डेफिनेशन है उसको हम पढ़ रहे हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर लिसनिंग की डेफिनेशन है कि लिसनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एक्टिवली एंड इफेक्टिवली डिकोडिंग एंड इंटरप्रेटिंग वर्बल मैसेजेस। हमने इससे जो पिछला टॉपिक डिस्कस किया था वो था जी ओरल कम्युनिकेशन का। ओरल कम्युनिकेशन के अंदर एक आदमी आप लोगों को मैसेज पहुंचाता है ओरली, यानी वॉइस के जरिए से, वर्ड्स के जरिए से। और फिर जब मैसेज आप लोगों तक पहुंचेगा तो आप लोग उसको डी कोड करेंगे, यानी उसके अंदर के अल्फाज को समझने की कोशिश करेंगे और साथ आप उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। हम बेसिकली इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिकग्निशन ऑफ द साउंड, यानी आपने जो साउंड्स आई हैं उनको रिकॉग्नाइज करना, यानी वर्ड्स को रिकॉग्नाइज करना। लेकिन किस तरह से? अटेंटिवनेस के जरिए से और विलिंगनेस के जरिए से आपने इन चीजों को आइडेंटिफाई करना। फिर है जी गुड लिसनिंग। सेकंड पैराग्राफ में पढ़ रहा हूं। गुड लिसनिंग कैन बी एक्वायर्ड बाय प्रैक्टिस एंड डिसिप्लिन। लिसनिंग इज वन ऑफ द फोर लैंग्वेज स्किल्स। लिसनिंग 45%। अब बेसिकली 100% में से हम देखते हैं कि हम जो चार स्किल्स हैं, यानी राइटिंग का, लिसनिंग का, स्पीकिंग का, रीडिंग का, उसमें से हम लिसनिंग का प्रोसेस कितना करते हैं। लिसनिंग 45% है, स्पीकिंग 32% है, रीडिंग 12% एंड राइटिंग 11%। लेकिन ये वेरी करेगा फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कुछ लोग ज्यादा हो सकता है लिखते भी हों, कुछ पढ़ते भी ज्यादा हों, कुछ बोलते भी ज्यादा हों, लेकिन ये वेरी करेगा फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अच्छा, लिसनिंग बेसिकली कहते हैं एक रिसेप्टिव स्किल को। रिसेप्टिव स्किल से क्या मुराद ये है कि आपने खामोशी से बैठकर अगले की बात को सुनना। और जब हम अगले की बात को सुनते हैं तो डेफिनेटली इट एड्स टू आवर नॉलेज, और हमारे नॉलेज के अंदर भी इजाफा होता है। फिर आते हैं जी कि लिसनिंग जरूरी क्यों है, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग की तरफ। अब लिसनिंग जो है वो हमारे लाइफ का एक इंतहाई इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और जैसे कि अभी आपने देखा, हमने पढ़ा भी कि हमने कहा कि तकरीबन हम 45% जो है वो तकरीबन हम लिसन करते हैं। और कम्युनिकेशन के अंदर भी लिसनिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिएगा कि एक बंदा अगर बोलेगा तो ऑटोमेटिकली अगला सुन रहा होगा। और हमने एक चीज पहले भी पढ़ी थी एग्जाम्स के अंदर कि इट इज इररिफ्यूटेबल फैक्ट। नहीं, सेकंड पैराग्राफ को मैं पढ़ रहा हूँ। कहते हैं जी कि इट इज एन इररिफ्यूटेबल फैक्ट दैट मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज गेन्ड थ्रू लिसनिंग। कहते हैं इसमें कोई शक नहीं और इस फैक्ट को आप डिनाई नहीं कर सकते कि हम ज्यादातर जो नॉलेज है वो हम लिसनिंग के जरिए से हासिल करते हैं। और ये भी बात हम पढ़ चुके हैं कि लिसनिंग के जरिए से ही हम नॉलेज को गेन करते हैं। उसके बाद है जी आपके सामने प्रोसेस ऑफ लिसनिंग। द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग इज बेस्ड अपॉन 5 स्टेजेस: रिसीविंग, फोकसिंग, डाइसिफरिंग, एक्सेप्टिंग एंड स्टोरिंग। अब इन को चारों को हम एक दूसरे के साथ रिलेट भी करते हैं और इनको हम एक्सप्लेन भी करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा जी हियरिंग एंड रिसीविंग। ये 5 स्टेजेस में से पहली स्टेज है जिसको हम डिस्कस करने लगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हियर करते हैं और फिर साउंड को रिसीव करते हैं, यानी कानों से सुनते हैं। वो साउंड चाहे वो कोई भी है जिसकी तरफ हमने तवज्जो देनी है या नहीं देनी, वो साउंड हमारे कानों की तरफ पहुंचती है और हम कानों के जरिए से उसको रिसीव करते हैं। दूसरे पर आता है जी फोकसिंग। फोकसिंग मीन्स टू पे अटेंशन टू द साउंड वी हियर। जो भी आवाज हमारे कानों में पड़ रही है हम उसके ऊपर अपनी तवज्जो देते हैं। वी ट्राई टू हियर द साउंड विद अटेंटिवनेस एंड विलिंगनेस। जो भी आवाज हमारे कानों में पड़ेगी तो लाजमी बात है कि हम उसको तवज्जो से सुनेंगे भी, और ये हमारी मर्जी भी शामिल है इसमें। यानी हम
विलिंगली भी तो यही चाह रहे हैं कि हम किसी की बात को सुने। उसके बाद आता है जी डाइसिफरिंग। इट मीन्स असाइनिंग मीनिंग और डिकोडिंग द वर्ड्स वी रिसीव और हियर। अब हम क्या करते हैं कि हम जो भी लफ्ज आते हैं ना, हम उनको डी कोड करने की कोशिश करते हैं। ये हमने वैसे कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर डी कोडिंग को पढ़ा था। डी कोडिंग को मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं और बताता हूं कि डी कोडिंग क्या है। कि जब कोई शख्स स्पीकर है और वो अपनी लैंग्वेज को इस्तेमाल करता है, वर्ड्स को इस्तेमाल करता है, तो एक लिसनर जो है वो उन लफ्जों को डी कोड करने की कोशिश करता है, उन लैंग्वेज को समझने की कोशिश करेगा, उस लैंग्वेज को समझने की वो कोशिश करता है। और ही ट्राइज टू अंडरस्टैंड बिटवीन द लाइंस व्हाट द स्पीकर वांट्स टू से। समझेगा, उसके मीनिंग को समझने की कोशिश करता है। फोर्थ पॉइंट पर आता है एक्सेप्टिंग। एट दिस स्टेज वी इंटरप्रेट द मैसेज एज इंटेंडेड बाय द स्पीकर और सेंडर। अब स्पीकर ने जो भी कुछ कहा, यानी जो भी उसकी इंटेंशंस बनती हैं, आप उसकी इंटेंशंस को समझने की, उसको डाइसेफर करने की और फिर उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आता है दी स्टोरिंग। स्टोरिंग व्हाट वी हियर इज द फाइनल स्टेज ऑफ द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग। स्टोरिंग मीन्स पुटिंग द मैसेज इन आवर मेमोरी। तो स्टोरिंग का मान ये है कि हमने मैसेज को अपनी मेमोरी में स्टोर करना। ये कुदरती बात है कि जो भी बात हम सुनते हैं ना, ये हमें पता होता है कि हम जो भी बात सुन रहे हैं ना, कि उसके अंदर से कुछ डाटा हमने हमारे माइंड के अंदर स्टोर हो जाता है। अब अगर हम उस डाटा को, जो भी हमारे माइंड के अंदर आया, अगर हम उसको फौरी तौर पर रिवाइज कर लेंगे तो वो ज्यादा देर तक हमारे माइंड के अंदर रहेगा। लेकिन अगर हम उसको ये कहते हैं जी कि हम 48 घंटे के बाद या 96 घंटे के बाद उस डाटा को दोबारा से राइट डाउन करेंगे, तो जो बातें हमने सुनी होंगी उसमें से तकरीबन 25% ही सिर्फ कोई ऐसी बातें होंगी जो हम स्टोर कर पाएंगे या दोबारा से री राइट कर पाएंगे। बाकी तमाम बातों को हम भूल जाते हैं। ये कुदरती सी बात है, इट्स अ नेचुरल थिंग। फिर हमने पढ़ा था कि हियर करते हैं पहली स्टेज में। अब हम डिस्कस करते हैं कि लिसनिंग में और हियरिंग में फर्क क्या है। Listening and hearing apparently appears as the same act. As a matter of fact, there is a great difference between the two. Hearing is simply recognition of the sound, whether they are meaningful or meaningless. We hear all sorts of noise around us without conscious attention. But listening involves our conscious attention to whatever is said. The act of listening remains incomplete without proper comprehension of what is spoken to you. अब मैं आपको ये फर्क थोड़ा सा आसान तरीके के साथ बताता हूं। देखिएगा, इस वक्त आप इस लेक्चर को सुनते वक्त आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, एंड दिस इज कॉल्ड द कॉन्शियस एफर्ट। यानी सोच समझकर डेलिब्रेशन के साथ अटेंटिवली आप मेरी बातों को सुन रहे हैं। लेकिन अगर हम कोई 10 सेकंड के लिए खामोश हो जाऊं मैं, और फिर देखिएगा कि आपके कानों में कौन सी आवाजें पड़ती हैं, तो फिर आपने देखना है। आई एम गोइंग टू बी क्वाइट फॉर द नेक्स्ट 5 to 10 seconds। जी। अब आपने देखा कि कुछ आवाजें, चाहे वो फैन की आवाज है, एयर कंडीशन की आवाज है, टीवी की आवाज है, किसी आपके आउटसाइड द डोर किसी बच्चे की आवाज है, या फिर आप किसी मोटर बाइक की या फिर गाड़ी की आवाज सुन रहे हैं। कहते हैं ये तमाम आवाजें, ये जो साउंड्स हैं, ये आपके कानों में तो पड़ रही हैं। लेकिन लेकिन ये कानों में तो पड़ रही हैं, लेकिन क्या है कि इन कानों में पड़ने वाली आवाजों को हम कॉन्शियस एफर्ट के साथ, वी आर नॉट ट्राइंग टू लिसन टू देम, वी आर जस्ट हियरिंग दैम। हम सिर्फ इनको सुनने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हियरिंग में और लिसनिंग में, इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि आप देखिएगा कि वेन एवर द टीचर इज इन द क्लास, ही सेज टू द बॉयज एंड द गर्ल्स दैट लिसन टू मी केयरफुली, ही नेवर सेज हियर टू मी केयरफुली। वो कभी ये नहीं कहता कि हियर टू मी, वो हमेशा कहता है लिसन टू मी। यानी प्लीज गिव मी योर ईयर। यानी आप अपना अपना कान और साथ साथ अपना माइंड जो है वो मुझे दें, यानी मेरी बात को तवज्जो के साथ सुने।
जी, when you sit in the classroom listening to the lecture of your professor, you understand it because you pay conscious attention to it. You engage in listening when you enjoy music, watch movies, plays, and TV programs. You engage in listening when you enjoy music, watch movies, plays, and TV programs. अब कहते हैं कि आप क्या करते हैं कि आप इंजॉय करते हैं हर उस चीज को, चाहे वो टीवी प्रोग्राम है, म्यूजिक है, व्हाटसोएवर इज द केस. Okay, next scene. When you listen to your visitor or customer visiting your store because you want to win his favor. अब एक सेल्समैन की क्वालिटी ये है कि दैट ही ऑलवेज लिसन टू द वॉइस ऑफ द कस्टमर. वो उसको सुनता है. वो इसको इसलिए सुनता है क्योंकि उसको पता है कि भाई कस्टमर की बात सुनेंगे तो ऑटोमेटिकली दैट ही विल बी एबल टू सेल हिज प्रोडक्ट. सो दैट्स व्हाई योर कम्युनिकेशन इज मच मोर इफेक्टिव. An executive who listens efficiently can run his organization effectively. Similarly, a subordinate who listens to his officer can carry out his instructions efficiently. Now, what about an executive? An executive member of an organization, when he is going to pass on the orders, that's very good. Then obviously the subordinates are going to listen to him. But what about an executive listening to the problems of his subordinates? And if he is going to listen the problem of his subordinates carefully, then automatically he will be able to sort out the problems of the organization. मामलात का हल निकलेगा. Next is general faults of listening. The listening efficiency is affected adversely by the following faults. Number one, prejudice. Prejudice against the speaker. अच्छा वो बता, हम यहां पर ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आप किसी की बात को तवज्जो के साथ नहीं सुनते तो इसका मतलब है कि आप अपने दिल में उस बंदे के खिलाफ कोई प्रेजुडिस रखते हैं, और ये नंबर वन फॉल्ट है. अब प्रेजुडिस क्या होता है? प्रेजुडिस कहते हैं तासुब को. अब तासुब क्या होता है? तासुब समझिएगा कि बाइसनेस. तासुब कहते हैं जी पार्शियलिटी को. तासुब कहते हैं जी कि किसी का साइड लेना. यानी आपने क्या किया कि आप यूजुअली अपनी बात को प्रेफर करते हैं और दूसरे की बात को निगेट करते हैं. दिस इज कॉल्ड प्रेजुडिस. दिस इज कॉल्ड तासुब. एंड एवरी पर्सन इज हैविंग इट्स ओन ओपिनियन अबाउट सम सर्टेन मैटर्स. हर बंदे का किसी भी मामले के अंदर एक अपना नजरिया है. चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे वो सियासत है, चाहे वो मजहब है, चाहे वो कास्ट है, चाहे वो क्रीड है, चाहे वो एथिक है. हर एक का अपना अपना नजरिया है. और हम अपने नजरिए को, अपनी फैमिली को, अपनी टेरिटरी को, अपनी लैंग्वेज को, अपने हर तरह के फैक्ट को, सेक्ट को हम वो बेहतर समझते हैं. लेकिन हम वी ऑलवेज कीप सम ग्रजेस अगेंस्ट द स्पीकर. फर्ज करते हैं कि आपका स्पीकर जो है वो कोई और आइडिया को प्रोपोगेट कर रहा है, and we are not ready to accept his idea because we are carrying some kind of a prejudice in ourselves. हमारे अपने अंदर क्या मौजूद है? एक प्रेजुडिस मौजूद है. We are not ready to accept some to someone's, or we are not ready to accept new ideas. इसकी वजह से, प्रेजुडिस की वजह से आपकी लिसनिंग बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है. Because we are carrying our own grudges against the speaker and we are having prejudice. फिर आते हैं जी एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस के ऊपर. Often different external distraction affect your listening efficiently. For example, the gaudy dress, strong perfume are the negative factors which disturb your listening efficiency. अब डिस्ट्रैक्शन कैसी है? देखिए, फर्ज करें कि अगर आपका एक सामने एक स्पीकर है and he is wearing a very fancy kind of a dress, and or he might be he has used some strong perfume.
So these are some of the negative effects which are going to distract you. These would be called the external distractions. Definitely, अगर आप एक बहुत ही आ, एक ऐसी सेमिनार के अंदर या फिर एक ऐसे क्लासरूम के अंदर मौजूद हैं जहां पर आपको यू नीड टू पे फुल अटेंशन, अगर आपको पूरी तवज्जो की वहां पर जरूरत है, लेकिन वहां पर क्या होता है कि अगर आपके सामने किसी बंदे ने एक बहुत ही फैंसी या कलरफुल किस्म का ड्रेस पहना हुआ है, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू डी ट्रैक यू फ्रॉम द राइट ट्रैक। नंबर 3 है जी, हेस्टी कंक्लूजन। हम कहते हैं आमतौर पर वी नेवर जंप टू द कंक्लूजन। कभी भी आपने फौरन ही किसी भी नतीजे के ऊपर नहीं पहुंच जाना। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लिसन टू द स्पीकर, उसकी बात को बड़ी तवज्जो के साथ सुने। नंबर 2, फिर एक एनालिसिस करें और फिर किसी नतीजे पर पहुंचे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हेस्टिली हम किसी न किसी नतीजे के ऊपर पहुंच जाते हैं, विच इज वेरी बैड। Without going deep down into the matter and without listening him carefully, we always jump into the conclusion, कहते हैं ये काम नहीं करना। जी, अनोइंग वर्ड्स, अनॉय कहते हैं नाराज करना। कभी ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल ना करें, चाहे वो आप स्पीकर हैं, चाहे वो आप लिसनर हैं। नेवर एवर यूज सच वर्ड्स विच आर गोइंग टू अनॉय द लिसनर एज वेल एज द स्पीकर। अच्छा, ये एक नेगेटिव रिएक्शन क्रिएट करता है। यानी अगर आपने अनोइंग वर्ड्स इस्तेमाल किए तो डेफिनेटली इट इज अनोइंग, गोइंग टू अनॉय द ऑडियंस एज वेल एज द स्पीकर। और ये कहता है कि सच वर्ड्स शाउट सो लाउडली इन अवर माइंड दैट आवर लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन इज अफेक्टेड। कभी कभार इस तरह के एब्सर्ड या फाउल वर्ड्स जो है ना, वो हमारे माइंड के अंदर रह जाते हैं। और जब ये हमारे माइंड के अंदर रहते हैं तो दे आर गोइंग टू क्रिएट वेरी ह्यूज काइंड ऑफ शाउटिंग वर्ड्स। यानी हमारे जेहन के अंदर ये लफ्ज स्टोर हो जाते हैं। और जब ये लफ्ज हमारे माइंड के अंदर स्टोर होते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें ये बहुत अरसे तक ये लफ्ज हमारे जहन के अंदर गूंजते रहते हैं, याद रहते हैं। नेक्स्ट है जी, मोनोटोनस मैनर ऑफ स्पीकिंग। मोनोटोनस कहते हैं या मोनोटनी कहते हैं बोरियत को। अगर एक ही टोन में एक ही लैंग्वेज के अंदर गुफ्तगू चलती रहेगी तो ऑटोमेटिकली इट इज गोइंग टू बोर द ऑडियंस। आपने अक्सर देखा कि जब लॉन्ग लेंथी किस्म के सेमिनार्स या लेक्चर्स होते हैं उसमें वी यूजुअली लूज द ट्रैक इफ द पर्सन इज नॉट गिविंग द स्पीच इन एन इंटरेस्टिंग मैनर, एंड इफ इज having a monotonous kind of a speech, then obviously we are going to get bored. Okay, सेकेंड लाइन में इसकी पढ़ो जी कि we are not interested in the speech of a person who does not change the pitch or tone of voice. मैं अक्सर बेशतर कहता हूं कि अगर आपकी स्पीच एक ह्यूमन बीइंग के ईसीजी की तरह है, एक हार्ट की होती है ना ईसीजी, आपने उस ईसी में में देखा कि एक जो अलाइव ह्यूमन बीइंग है उसकी ईसीजी बिल्कुल इस तरह से होगी, अप एंड डाउन होगी। इसका मतलब है कि आपकी पिच ऑफ द वॉइस भी सेम होनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी स्पीच एक मोनोटोनस किस्म की स्पीच है, बोरियत वाली स्पीच है, तो वो एक डेड मैन की ईसीजी की तरह होगी, जिसके अंदर एक स्ट्रेट लाइन है और बिल्कुल सीधी लाइन होगी। तो आपको पिच ऑफ द वॉइस, आपको टोन, आपको फ्लक्चुएट करनी है, आपको अप एंड डाउन लेकर जानी है। अगर आप अप एंड डाउन लेकर जाएंगे देन इट इज गोइंग टू क्रिएट एन इंटरेस्ट ऑफ द ऑडियंस। अदरवाइज बोरियत बहुत ज्यादा हो जाएगी और आपका इंटरेस्ट, आपका फोकस, आपकी विलिंगनेस, आपकी अटेंशन लूज हो जाएगी और आप स्पीकर की बात के ऊपर तवज्जो नहीं देंगे। नेक्स्ट आते हैं जी प्री जजमेंट की तरफ। प्री जजमेंट भी एक फॉल्ट है लिसनिंग के अंदर। अब कुछ लोग जो है ना वो हमारी जिंदगियों में उनके कुछ सर्टन अजम्पशंस बने हुए हैं, कुछ सर्टन आइडियाज हैं, कुछ सर्टन मिथ्स हैं, कुछ सर्टन फेथ हैं, वो उससे बाहर नहीं आते।
and they never accept new ideas because they are close minded, narrow minded people. They never listen to the other people open heartedly and with open mind. They are too much depending on their own assumptions, own conclusions, own ideas. अच्छा, उनके नजदीक क्या होता है कि sometimes they always prejudge the things and prejudge the personalities. We call it as well as stereotyping. अब स्टीरियोटाइपिंग किसी पर्सनालिटी के मुतालिक भी हो सकती है, किसी आइडिया के मुतालिक भी हो सकती है। मतलब आप if you belong to some particular political party, then you are not going to ready to accept the ideas of another political person. ये भी एक प्री जजमेंट है। क्या आप सोच कर बैठे हैं कि दैट माई पर्सनल लीडर, माई फेवरेट लीडर, माई फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी, माई फेथ, वो आप उस चीज के ऊपर स्टिक होकर बैठे हुए, दैट यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट टू अदर पर्सन। और अगर कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करें तो डेफिनेटली आपको नए आइडिया को एक्सेप्ट करने के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए, क्योंकि द थिंग्स आर चेंजिंग एंड मूविंग वेरी फास्टली इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, एंड एवरी डे न्यू इन्वेंशंस, न्यू थिंग्स हैव बीन डिस्कवर्ड। नेक्स्ट आते हैं जी सेल्फ सेंटर्डनेस। सेल्फ सेंटर्डनेस जो है ना, कहता है कि इट व्हेन यू टर्न ए डेफ ईयर टू द स्पीकर, यानी आप अगले की बात को सुनना ही पसंद नहीं करते, और you always focus on your own personality and own thoughts. You try to propagate your own idea to the speaker. You are not ready to listen to the speaker. You try to control the whole conversation. आप अगले को बोलने का मौका नहीं देते और खुद अपनी बात को धौंस के जरिए से, धांधली के जरिए से, फोर्स के जरिए से अगले बंदे के ऊपर असर्ट करते रहते हैं। तो दिस इज कॉल्ड सेल्फ सेंटर्डनेस। आप इसे कह सकते हैं सेल्फ लव भी। एग्जाम्पल उसने दिए, देखते हैं जी। कहता फॉर एग्जाम्पल, if a manager mentions a problem faced by the whole team, a self-centered member will eagerly relate to his own problem. He will not pay attention and listen to what the manager says. अब हुआ क्या? वो कहते हैं जी कि अगर आप एक मैनेजर के तौर पर हैं और मैनेजर के तौर पर आपने एक पूरी टीम के प्रॉब्लम को हाईलाइट किया, लेकिन एक बंदा उन टीम में से उठता है और उठकर अपने प्रॉब्लम को हाईलाइट करना शुरू कर देता है, तो उसका मतलब है दैट ही इज लीस्ट इंटरेस्टेड इन द प्रॉब्लम्स ऑफ द होल टीम एंड ही इज नॉट पेइंग अटेंशन टू द मैनेजर्स कन्वर्सेशन। Rather, he is so much centrally and self engrossed and absorbed in his own thoughts that he is not paying attention to anyone, especially the manager, what he is saying. तो हमारे लिए जरूरी है कि हम अगले की बात को तवज्जो के साथ सुने। तो कम्युनिकेशन यही है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन यही है कि हमने अगले की बात को बड़ी ही तवज्जो के साथ को सुनना है और फिर उसके बाद अपनी बात को करना है, रादर दैन बीइंग सेल्फ सेंटर्ड। नेक्स्ट है जी सेलेक्टिव लिसनिंग। अनदर कॉमन फॉल्ट इन लिसनिंग इज सेलेक्टिव लिसनिंग। असल में होता ही है कि हम अपनी मर्जी की बात सुनना पसंद करते हैं। हम पूरी कन्वर्सेशन में से अपनी मर्जी की बात सुनना पसंद करते हैं, बाकी तमाम बातों को हम रिजेक्ट कर देते हैं या उनके ऊपर हम तवज्जो नहीं देते। कहते हैं जी अनदर कॉमन फॉल्ट इन लिसनिंग इज सेलेक्टिव लिसनिंग। व्हेन यू लिसन सिलेक्टिवली यू विल लिसन ओनली व्हाट इज इंटरेस्ट। ये आपके दिलचस्पी में क्या है, सिर्फ आप उसी के ऊपर तवज्जो देते हैं और क्या करते हैं कि दैट यू आर गोइंग टू रिमेंबर दोज थिंग्स विच आर ऑफ योर इंटरेस्ट एंड यू आर गोइंग टू डिलीट ऑल दोज थिंग्स इन विच यू आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट। आप उसमें दिलचस्पी नहीं ले रहे, आप तमाम चीजों को क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। सो गुड लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट इट इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट एट द सेम टाइम। मतलब बात तो ठीक है कि इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना आसान काम भी नहीं है। आगे आते हैं जी के टेक्निक्स हैं
स्टेप्स फॉर इफेक्टिव लिसनिंग, कि अगर आप एक अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं, सॉरी अच्छे लिसनर बनना चाहते हैं, तो आपको कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। नंबर वन स्टेप है जी, स्टॉप टॉकिंग, डेवलप योर लिसनिंग हैबिट, यानी बोलना कम करें और सुनना ज्यादा शुरू करें। हम इंग्लिश में एक मुहावरा बोलते हैं, हम कहते हैं गिव एवरी वन योर ईयर बट फ्यू दाई टंग। कहने का मतलब ये कि हर एक को अपना कान दो, लेकिन किसी किसी को अपनी जुबान दो। गिव एवरी वन योर ईयर बट फ्यू दाई टंग, यानी सुने सबकी और कहें बहुत तक थोड़ा। लेकिन यहां पर हम उलट कर रहे होते हैं, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हम बोल ज्यादा रहे होते हैं और लिसनिंग का प्रोसेस हम कम कर रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं स्टॉप टॉकिंग, कम बोलें और अगले की बात को सुने। जी, पुट द स्पीकर एट ईज। When you are if you want to be a good listener, you have to put the speaker at ease, make him relax. And if you are going to give him a motivation and you are going to relax him, definitely he is going to speak well. He will feel confident. But if you are going to put him in a tense kind of a situation, then this tense behavior will force him to hide his feelings or facts. माइट भी वो कहता है कि वो हेजिटेशन की वजह से, टेंसनेस की वजह से, नर्वसनेस की वजह से वो जो बेस्ट है उसके अंदर मौजूद, वो आपके तक पहुंचा ही ना सके, वो फैक्ट्स को आप तक ना पहुंचा सके। तो आप उसको एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट दें। जब उसे कंफर्टेबल इन्वायरमेंट देंगे, मोटिवेशन देंगे, तो वो अपने अंदर का बेस्ट आपके सामने पेश करेगा। मैं यूजुअली ये कहता हूं कि एक टीचर जो है ना, वो क्लासरूम के अंदर 60% डिलीवर करता है, लेकिन बाकी 40% जो है वो क्वेश्चनिंग के जरिए से आप हासिल करते हैं। यानी आपने चीजों को सुना और उसके बाद, सुनने के बाद आप उससे क्वेश्चनिंग करें, यानी उसको एक समहाउ मोटिवेशन दें। क्वेश्चनिंग इटसेल्फ इज अ मोटिवेशन एंड एन एनकरेजमेंट फॉर द स्पीकर। अब वो कैसे सर? जब आप सवालात करते हैं तो उसको ये यकीन हो जाता है कि इस बच्चे ने या इस ऑडियंस ने मेरी बात को तवज्जो के साथ सुना है। जब आपको ये फील हो जाए कि इसने मेरी बात को सुना और क्रिटिकली एंगल से एनालाइज करने के बाद ही इज रेडी टू आस्क ए क्वेश्चन, देन द स्पीकर फील्स एनकरेज्ड। और फिर बाकी जितना भी 40% नॉलेज जो किसी भी वजह से उसके पास रह गया था, तो देन ही इज गोइंग टू रिवील एंड एक्सपोज दैट नॉलेज इन द शेप ऑफ आंसरिंग दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, शो द स्पीकर दैट यू वांट टू लिसन। अब आपने बताना है स्पीकर को कि आप अगले की बात को सुनना चाहते हैं। अब लेट्स सी आप अगले की बात को किस तरह से सुनना चाहते हैं। इफ यू कन्विंस द स्पीकर दैट यू आर लिसनिंग टू अंडरस्टैंड व्हाट ही सेज, you will create an atmosphere for information exchange. You should look interested in what the speaker says, doing things like reading, looking at your watch, dialing telephone, distract the speaker. आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से बताएं, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से बताएंगे कि आप किस तरह से इस बात को करना चाहते हैं, यानी अगले की बात को सुनना चाहते हैं। एक कहता है एक एटमॉस्फियर क्रिएट होना चाहिए इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का। जैसे हम क्लासरूम के अंदर एक एटमॉस्फियर क्रिएट करते हैं, एक सेमिनार के अंदर, एक वेबिनार के अंदर एक एटमॉस्फियर क्रिएट किया जाता है। लेकिन अगर आप किसी की बात को सुनते वक्त अगर आप कोई बुक पढ़ना शुरू कर दें, मोबाइल में से कुछ चीजें पढ़ना शुरू कर दें, अपनी घड़ी की तरफ देखना शुरू कर दें, टेलीफोन डायलिंग शुरू कर दें, तो ये चीजें क्या करेंगी, आपके स्पीकर को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जब वो डी ट्रैक हो जाएगा या डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ऑब्वियसली वो फिर फैक्ट्स को रिवील करने में थोड़ा सा नर्वस हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है जी रिमूव डिस्ट्रैक्शन। द थिंग्स यू डू ड्यूरिंग द टॉक कैन डिस्ट्रैक्ट द स्पीकर। डू नॉट मेक डूडल्स ऑन ए पेपर, shuffle pages, tap the table with pencil or like.
आमतौर पर हम क्या करते हैं, आपने स्टूडेंट होने के नाते भी देखा होगा कि व्हेन एवर द स्पीकर इज सेइंग यू आर ट्राइंग टू ड्रॉ सम पिक्चर्स, वो डूडल्स बना रहे हैं आप सबों के ऊपर, कोई लाइनें लगा रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, ये तमाम चीजें आप कर रहे हैं। कहता है कि ये काम ना कीजिएगा, ना तो पेजेस को शफल करें, बार बार देखें कि कितना रह गया कितना रह गया, या घड़ी को देखते जाएं कि कितना टाइम रह गया, या आप टेबल के ऊपर टैप करना शुरू कर दें। टैप कहते हैं ये ऐसे ऐसे हाथ को या पाँव को करना विथ पेंसिल और लाइक। आप पेंसिल से डी, आमतौर पर बॉल पॉइंट्स होती हैं बच्चों के पास, वो क्लिक 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 वो टिक टिक करते रहते हैं उनसे। ये उन स्टूडेंट्स की भी नर्वसनेस को शो करता है, और ये भी शो करता है कि दैट दे आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन द स्पीकर। जी। नेक्स्ट है जी, फिफ्थ पॉइंट है जी, पुट योर सेल्फ इन प्लेस ऑफ योर स्पीकर। अपने आप को स्पीकर की जगह पर रखकर देखें। हम इसके लिए एक और मुहावरा बोलते हैं, हम कहते हैं पुट योर फीट इन समवन शूज। अपने पाँव को किसी के जूतों में रखकर देखें, यानी अपने आप को कस्टमर की जगह पर रखकर देखें, अपने आप को स्पीकर की जगह पर रखकर देखें कि वो इस वक्त क्या फील करता होगा। हमें उसकी फीलिंग्स को देखना है, उसकी फीलिंग्स को चेक करना है। हम देखना ये चाहते हैं कि इस वक्त वो हमारी जो हरकतें हैं उनकी वजह से वो क्या फील कर रहा होगा। अगर आप इस बात को रियलाइज करने में कामयाब हो जाते हैं कि उसकी फीलिंग्स क्या है, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू पे 100% अटेंशन टू द स्पीकर। जी। इफ यू पुट योर सेल्फ इन प्लेस ऑफ योर स्पीकर एंड लुक एट थिंग्स फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू, you will create a climate of understanding. This will result in exchange of information. अब यहां पर हम ये कह रहे थे, हमने पिछले पॉइंट में भी ये पढ़ा था कि एक एटमॉस्फियर क्रिएट करें, एक एटमॉस्फियर क्रिएट करें, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करें, जो कि एक अच्छा एनवायरनमेंट हो जिसमें एक दूसरे की बात को समझने की आप सलाहियत भी रखें, हिम्मत भी रखें, आपकी इंटेंशंस भी हो, आपकी विलिंगनेस भी हो। फिर है जी, बी पेशेंट। Be patient and allow the speaker sufficient time to clarify his viewpoint. Do not interrupt him. Interruptions are barriers to exchange of information. हम यूजुअली क्या करते हैं कि sometimes when we are having some certain kind of a knowledge with us, we try to interfere and ask questions during the presentation, या फिर हम डिफर करने लग जाते हैं, हम इख्तलाफ करने लग जाते हैं अगले की बात से। कहता है ऐसा नहीं हमें करना, हमें अगले बंदे को 100% चांस देना है। उसको चांस दें, उसको मौका दें, वो आपकी बात को तवज्जो के साथ बाद में सुनेगा, लेकिन फर्स्टली आपने पहले उसकी बात को तवज्जो के साथ सुनना है। अगर आप ये करेंगे तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू क्रिएट अ बैरियर, तो आपकी और उसकी बातों के अंदर एक रुकावट आ जाएगी। नेक्स्ट है जी, होल्ड टेम्पर, यानी अपने मिजाज को, अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल करना है। द स्पीकर में यूज इरिटेटिंग और improper वर्ड्स टू गिव वेंट टू हिज पर्सनल फीलिंग्स एंड इमोशंस। वैसे तो हम ये कहते हैं कि स्पीकर को किसी भी किस्म के इम्प्रॉपर या इरिटेटिंग लफ्जों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर उसने कर लिए हैं तो क्या करें। डेफिनेटली समटाइम्स वो कभी कभार कुछ इरिटेटिंग वर्ड्स इसलिए इस्तेमाल कर देते हैं कि शायद कुछ टॉपिक से रिलेटेड हो, या वो दे आर ओवरवेल्म्ड विद दैट टॉपिक, इस वजह से कर सकते हैं। बट इफ ही इज गोइंग टू वेंटिलेट हिज फीलिंग्स एंड पर्सनल इमोशंस को वेंटिलेट करने के लिए उसने अगर कोई इम्प्रॉपर वर्ड्स इस्तेमाल किए भी हैं, तो इट डजंट मीन दैट यू आर गोइंग टू लूज योर टेम्पर एंड गेट एंग्री विद हिम। तो यू मस्ट बी, you must control your emotions and understand what are the emotions of the speaker at that time, why he has used such words, whether he is so much involved in the topic, so that's why he has used some irritating words, or he has deliberately used it. Instead of losing your temper and interfering and interruption क्रिएट करने की बजाय आप क्या करें कि पेशेंटली उसकी बात को सुने और नोट डाउन कर लें, और आखिर के अंदर आपने क्या करना है, आखिर में आपने उन पॉइंट्स को डिस्कस कर। गो इजी ऑन क्रिटिसिज्म एंड आर्गुमेंट्स। अब कभी कभार हमारा भी दिल करता है कि हम स्पीकर के ऊपर क्रिटिसाइज करें। अब स्पीकर के ऊपर क्रिटिसाइज करने का मतलब ये नहीं कि उसकी पर्सनैलिटी पर क्रिटिसाइज करें, बल्कि उसके टॉपिक पर और उसके आर्गुमेंट्स के ऊपर क्रिटिसाइज करना।
अच्छा, इफ यू आर स्टार्ट criticizing and start argumentating on the speaker, definitely he will go on the defensive side. वो डिफेंसिव हो जाएगा। वो कहेगा यार ये लोग जो हैं ये बड़े अग्रेसिव किस्म के लोग हैं, अगर मैंने इनके साथ इस तरह की गुफ्तगू को जारी रखा तो हो सकता है दे आर गोइंग टू अटैक मी। सो क्रिटिसिज्म करें, लेकिन एक बहुत ही रीजनेबल तरीके के साथ। हम कहते हैं कि हेल्दी क्रिटिसिज्म करना चाहिए, ना कि क्रिटिसिज्म फॉर द नेगेटिव पर्पस। नेगेटिव क्रिटिसिज्म जो है इट इज ऑलवेज गोइंग टू क्रिएट ए कंफ्लिक्ट, वो एक कंफ्लिक्ट को जन्म लेता है। लेकिन अगर आप किसी काम को ठीक करना चाहते हैं तो उसके लिए अगर आप आर्गुमेंट्स पास कर रहे हैं और सॉल्यूशंस भी साथ दे रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड हेल्दी क्रिटिसिज्म। बट क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म इज नॉट इनकरेज्ड, इसको नहीं हम तरजीह देते। फिर आते हैं जी आस्क क्वेश्चंस पर। बाय फ्रीक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चंस यू शो दैट यू हैव एन ओपन माइंड एंड आर लिसनिंग टू हिम। अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था कि क्वेश्चंस जब भी आस्क किए जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपने उसकी बातों को तवज्जो के साथ सुना भी है और आप इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, एंड नाउ यू आर रेडी टू आस्क क्वेश्चंस बिकॉज यू हैव प्रिपेयर्ड सम क्वेश्चंस। फिर आते हैं जी 10th पॉइंट की तरफ, जो क्या यूज जेस्चर एंड फेशियल एक्सप्रेशंस। आपने अपने फेशियल एक्सप्रेशंस के जरिए से, अपने जेस्चर्स के जरिए से बताना है। हम आमतौर पर कहते हैं कि अगर आप इस तरह से आगे लीन होकर बैठते हैं तो इसका मतलब है कि दैट यू आर टेकिंग इंटरेस्ट इन द स्पीकर। लेकिन अगर आप पीछे की तरफ चेयर पर ऐसे लेथार्जिक और लेजी होकर या रिलैक्स होकर आप बैठते हैं तो इसका मतलब है कि दैट यू आर लीस्ट इंटरेस्टेड इन द स्पीकर। अब हम देखते हैं डिफरेंस क्या है जी, कि एक गुड लिसनर में और एक पुअर लिसनर में। एक गुड लिसनर क्या करता है, आइडेंटिफाइज एरियाज ऑफ इंटरेस्ट। उसे पता है कि मेरे दिलचस्पी के एरियाज कौन कौन से। फिर अवॉइड लिसनिंग इफ सब्जेक्ट इज नॉट ऑफ इंटरेस्ट। जो कि पुअर लिसनर है वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता, क्योंकि उसको कहता है यार ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, ये मैं इसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं ले रहा। तो वो उसको उस बात से पीछे की तरफ हट जाता है, उस सब्जेक्ट्स में ही दिलचस्पी नहीं लेता जी। गुड लिस्टर सेकंड पॉइंट में पढ़ा हूं जी, जजेस कंटेंट एंड इग्नोर्स डिलीवरी एरर्स। अब कंटेंट पर फोकस करता है, वो ये नहीं देखता कि स्पीकर के मुंह से कोई ऐसा लफ्ज निकल गया तो मैं उसको पकड़ लूं। वो सिर्फ और सिर्फ जो उसका कंटेंट है या मेन पॉइंट है या सब्जेक्ट मैटर है वो उसके ऊपर फोकस करेगा, ना कि वो ये कहे कि जी कि इसने बोलते वक्त ये वाला लफ्ज इस्तेमाल कर लिया। छोटी छोटी सी बातों के ऊपर फोकस नहीं करना, बल्कि उसके कंटेंट के ऊपर फोकस करना है, कि उसके ओवरऑल आइडिया के ऊपर आपने फोकस करना है। पुअर लिसनर सेकंड पॉइंट में जी, टेंड्स टू बी अटेंटिव इफ डिलीवरी इज पुअर। अब अगर किसी भी बंदे की ना स्पीकर की डिलीवरी पुअर है, यानी उसका बात का कहने का तरीकेकार अच्छा नहीं है, तो वो बिल्कुल भी इनअटेंटिव हो जाता है, यानी बिल्कुल भी उसकी बात के ऊपर तवज्जो नहीं देगा। और वो कहता है जी कि मैं मुझे इसकी बात ना पता लगी ना समझ आई तो मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन। थर्ड वन है जी, डज नॉट जज अंटिल कॉम्प्रिहेंशन इज कंप्लीट, इंटरप्ट्स ओनली टू क्लैरिफाई। कहते क्या करें कि वो कभी भी जजिंग नहीं करता जब तक कि बात पूरी मुकम्मल नहीं हो जाती। कॉम्प्रीहेंशन यानी उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती उस वक्त तक वो बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेगा। हाँ, अगर वो इंटरप्ट करता भी है तो सिर्फ इस बात के लिए ताकि वो अपनी कॉम्प्रीहेंशन को क्लियर कर सके, अदरवाइज नहीं करेगा। पुअर लिसनिंग का थर्ड पॉइंट जी, प्रोन टू एंटर इनटू आर्गुमेंट्स विद द स्पीकर। जो पुअर लिसनर होता है ना, वो जानबूझकर स्पीकर के साथ आर्गुमेंट्स में पड़ जाता है, क्योंकि उसकी दिलचस्पी जो होती है वो काम की तरफ नहीं होती, बल्कि उसकी दिलचस्पी जो होती है वो तो सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, यानी वो दूसरों को बताना चाहता है देखो कि मैं कितना लाइमलाइट के अंदर आ गया हूं, कितना ज्यादा मैं एक्टिव हूं, कितना ज्यादा मैंने टाइम कंज्यूम किया है। वो सिर्फ फोकस में आना चाहता है।
वो बात को, चीजों को समझना नहीं चाहता बेसिकली। जी, फोर्थ पॉइंट, लिसन्स फॉर सेंट्रल थीम्स। सेंट्रल थीम से मुराद ये कि वो देखता है कि इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, ये जो स्पीकर जो बातें कर रहा है ना, उसका उसको सेंट्रल आइडिया को तलाश करने की कोशिश कर रहा है, उसका नटशेल निकालने की कोशिश कर रहा है। जबकि पुअर लिसनर फोर्थ पॉइंट पे क्या करता है, शोज फॉल्स अटेंशन। वो वो फोकस नहीं कर रहा, बल्कि वो बस ऐसे ऐसे सर हिलाई जा रहा है। ये फॉल्स अटेंशन है, ये झूठी किस्म की तवज्जो का मरकज बनाओ। फिर अजी फिफ्थ पॉइंट पर, वर्क्स हार्ड एंड एग्जिबिट्स अलर्टनेस। अब जो अच्छा स्पीकर है, अच्छा लिसनर है, वो मेहनत भी करेगा और तवज्जो भी दिखाएगा। जबकि पुअर स्पीकर जो है, ही इज डिस्ट्रैक्टेड इजीली। वो छोटी सी कोई ऐसी बात हो जाए, उसकी तवज्जो हट जाती है, उसका फोकस डी ट्रैक हो जाता है। सिक्स पॉइंट, फाइट्स टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, स्ट्राइव्स हार्ड एंड कंसंट्रेट। अब एक अच्छे लिसनर के अपने अंदर जंग चल रही होती है कि मैंने ना तो खुद डिस्ट्रैक्ट होना है, ना मैंने स्पीकर को डी ट्रैक करना है, और उसकी तवज्जो के ऊपर फोकस होता है कि किस तरह से मैं कंसंट्रेट कर सकूं। सिक्स पॉइंट है जी पुअर लिसनिंग का, resist listening to material which requires great concentration। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट बात होती है ना, वो उसकी तरफ उसकी कोशिश होती है कि मैं इसके तरफ तवज्जो ना दूं, बल्कि वो स्पीकर की उन बातों को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा होता है कि जो कि लीस्ट इंटरेस्ट वाली होती। सेवंथ है जी, रिमेन्स ओपन माइंडेड। जबकि पुअर लिसनर इमोशनल वर्ड्स को इस्तेमाल करता है। एट पॉइंट, लिसन्स बिटवीन द लाइंस एंड वेज द एविडेंस। अभी हमने जिक्र किया था कि रीडिंग बिटवीन द लाइंस होना चाहिए, और एविडेंस को, जो भी आपके पास एविडेंस है उसका वेटेज होना चाहिए। जबकि पुअर लिसनर क्या करता है, एट्थ पॉइंट के अंदर, टेंड्स टू बी डिस्ट्रैक्टेड बाय स्लो स्पीकर। अगर स्पीकर की आवाज कम है या स्लो वो बोल रहा है, तो वो डी ट्रैक हो जाता है, यानी उसकी कंसंट्रेशन का लेवल इस तरह से है कि वो लूज कर देता है कंसंट्रेशन को। जी, लिसनिंग विद पर्पस। लिसनिंग विद पर्पस के अंदर हमारे पास जो पहला पॉइंट है, वो है टू गेन न्यू इंफॉर्मेशन। हम सब ये चाहते हैं कि हमें नई नई इंफॉर्मेशन मिले। अब जब कोई टीचर लेक्चर डिलीवर करता है, तो वो यकीनन कोई टेक्स्ट बुक जो है उसको एलेबोरेट करेगा, हमें नई इंफॉर्मेशन मिलेगी। एक जो सेल्समैन है, वो जब अपने कस्टमर को परसुएड करता है, अपनी चीजों के बारे में कन्विंस करता है कि आप इस प्रोडक्ट को खरीदें, तो उससे भी हमें नई इंफॉर्मेशन मिलती है। अच्छा, अब मैं यूजली ना एक मुहावरा आप लोगों ने भी सुना होगा। वो मुहावरा ये है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी जरूरत इजाद की माँ। हम जिस माशरे के अंदर रहते हैं, उसमें जब भी इंसान को किसी चीज की जरूरत महसूस हुई, या पहले जमाने में भी, उसने क्या किया, उसने अपनी जरूरत के मुताबिक चीजों को प्रिपेयर कर लिया, इन्वेंट भी किया और डिस्कवर भी कर लिया। लेकिन आजकल ये जो मुहावरा है ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, ये चेंज हो गया। आजकल ये क्या बन गया, आजकल ये बन गया, इन्वेंशन हैज बिकम द मदर ऑफ नेसेसिटी। इन्वेंशन हैज बिकम द मदर ऑफ नेसेसिटी। आजकल चीजें पहले इजाद होती हैं और इंसान की जरूरियात बाद में बनती। आप रोजाना देखते हैं अपने सोशल मीडिया के ऊपर या फिर मेन मीडिया के ऊपर, आपको लगता है कि हर रोज नई नई प्रोडक्ट्स जो हैं वो मार्केट के अंदर आ रही हैं। जब ये नई प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर आती हैं, तो ये आहिस्ता आहिस्ता जब ये हमारे माइंड के ऊपर नॉक करते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजमेंट, तो हम फील करते हैं कि इन चीजों की हमें बहुत ज्यादा अशद जरूरत है, और इन चीजों के बगैर हमारा गुजारा नहीं। इसका मतलब है कि ये कंपनीज क्या कर रही हैं, विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग, विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजमेंट, ये हमें लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दे रही हैं। और लिसनिंग का एक प्रॉपर पॉइंट ये भी हो गया कि हम अपने ओरल कम्युनिकेशन के जरिए से
यानी ये कंपनीज केबल के थ्रू, नेट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन देती हैं और कम्युनिकेशन करती हैं, हम इनको लिसन करते हैं और इनके जरिए से हमें लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो है वो हमें मिलती है अपने प्रोडक्ट के बारे में। नेक्स्ट आता है जी, टू एग्जामिन एंड वेरीफाई द मैसेज। When a person presents a message, you do not accept as a truth. As a good listener, you try to verify the fact of the message and question the speaker because you want to arrive at what is true, practical, and acceptable. अब इसकी क्वालिटी में ये भी दिखेगा कि एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब भी हमारे पास कोई नया आइडिया आता है तो हम उसके बारे में कोई क्वेश्चंस रेज करते हैं। वो इसकी वजह क्या है? क्योंकि वो नया आइडिया हमारे प्रीवियस आइडियाज के साथ क्लैश कर रहा होता है। और जब कोई भी शख्स नया आइडिया हमारे सामने पेश करता है तो अगर वो लॉजिकली और रीजनेबल वे के जरिए से पेश करेगा तो फिर हम उसके आइडिया के ऊपर तवज्जो देते हैं और फिर एग्जामिन करते हैं, वेरीफाई करते हैं और हम कोशिश करते हैं उन आइडियाज को देखने की, सोचने की, समझने की कि किस तरह से उसने इस आइडिया को प्रेजेंट किया है। और अब अपने माइंड के अंदर एक फिल्टर लगाकर चेक करते हैं, एग्जामिन करते हैं, तवज्जो हासिल करने की कोशिश करते हैं, उसको तवज्जो देने की कोशिश करते हैं। थर्ड पॉइंट है जी, टू बी अर्ज्ड एंड इंस्पायर्ड। ऑफ्टन यू वांट टू बी अर्ज्ड एंड इंस्पायर्ड टू गेट समथिंग। Being an efficient listener, you focus on a well delivered and moving speech. Sometimes you are inspired to work efficiently by the speech of your boss. At times you attend meetings with bands of singers and roadside shows. These are held to inspire and urge you to buy something. अभी आपने देखा कि कुछ लोगों का अंदाजे बयां कुछ ऐसा होता है, वो अंदाजे बयां आपको फोर्स करता है कि आप उनकी बात को सुने। आपका मैनेजर जो है वो अगर किसी मीटिंग के अंदर मौजूद है तो वो मीटिंग के अंदर वो कुछ उसकी स्पीच इतनी अट्रैक्टिव है या उसका वे ऑफ डिलीवरी इतना अट्रैक्टिव है कि आप उसकी बात को तवज्जो के साथ सुनते हैं और आप उस जैसा अंदाजे बयां इख्तियार करने की भी कोशिश करते हैं और उसके कहने के ऊपर अमल भी करते हैं और उसकी कही हुई चीजों को फॉलो करने की कोशिश भी करते हैं। जी। इसी तरह से कहता है कि अगर कोई बैंड्स ऑफ सिंगर्स मौजूद हैं, हम उनकी बातों से भी इंस्पायर होते हैं। मतलब अगर हम आज के दौर की बात करें तो हमारे यहाँ पर एक चाहत फतेह अली खान साहब हैं। शायद उनकी आवाज इतनी अच्छी नहीं, ना उनमें सुर है ना ताल है। वो ही इज एन एंटरटेनर। वो एक डिफरेंट किस्म की एक प्रोडक्ट है जो कि हमारी मार्केट के अंदर आई और जिसने हमें अट्रैक्ट किया। हम चाहते ना चाहते हुए हम उसकी बात को सुनते हैं क्योंकि उसकी सीरियसनेस जो है वो हमें फोर्स करती है, हम उसको लिसन करते हैं। लेकिन खैर दैट इज नॉट द केस कि हम उससे इंस्पायर हो जाएं या हम उस जैसा बनना चाहें, बट फॉर द मियर एंटरटेनमेंट शायद वो हमारे लिए एक अच्छा सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है। नेक्स्ट है टू इंप्रूव योर ओन कम्युनिकेशन। A good communicator is a role model for learning effective communicative skills. If your role model is effective communicator, he can impress you with his communicative skills. You should listen to him carefully in order to improve your communicative ability. Besides, you should attend meetings, listen speeches, and observe famous experts address meetings. In this way, you can improve your own communication. ये हमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल को भी इंप्रूव करने का एक तरीकेकार है कि जब हम अगले बंदे की गुफ्तगू को सुने, यानी उसका वे ऑफ डिलीवरी को सुने। हम अपनी जिंदगी में बहुत सारे लोगों से इंस्पायर होते हैं और उनका डिलीवरी टेक्निक्स को देखते हैं कि वो उन्होंने किस तरह से बात करने की कोशिश की। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि वो कॉपी करने की कोशिश करता है। जो चीज उसको अट्रैक्ट करती है वो उसको कॉपी करेगा, उससे अपनी दिलचस्पी का उसके अंदर अपनी दिलचस्पी का इजहार करता है। उसके बाद हम आते हैं जी, हमारे पास टॉपिक है जी, बेनिफिट्स ऑफ गुड लिस्टिंग। सबसे पहला बेनिफिट यह है कि हेल्पफुल एंड पॉजिटिव एटीट्यूड।
हमारा एटीट्यूड अच्छा होता है क्योंकि हम अगले की बात को बड़े एक बेहतर अंदाज में सुनते हैं। और हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होता है कि जब हम अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रख के किसी की बात को सुनेंगे तो हमारा हमारा भी तो ऑब्वियसली हमारे अंदर भी इंप्रूवमेंट आएगी। इंप्रूवमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, सेकेंड पॉइंट जी। इट मेक्स द स्पीकर एंड लिसनर इंप्रूव कम्युनिकेशन बिकॉज इट enables them to understand each side's व्यू पॉइंट। हम दोनों साइड्स के पॉइंट ऑफ व्यू को सुने, दोनों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, दोनों का कथारसिस और दोनों का एनालिसिस करें, तो तब हमारी अपनी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो भी इंप्रूव होंगी। फीडबैक भी मिलता है जी थर्ड पॉइंट में। एंड बेस्ट प्रेजेंटेशंस। अच्छा अच्छा लिसनर जो है ना वो अपना फीडबैक देता है स्पीकर को, और हमें ये भी पता लगता है कि स्पीकर जो है ही ऑल्सो नीड्स सम फीडबैक, क्योंकि स्पीकर हमेशा ये कोशिश करता है कि वो अपना एक बेस्ट प्रेजेंटेशन दे, क्योंकि बार बार इस तरह के मौके नहीं मिलते और ऑडियंस नहीं मिलती। और खास तौर पर कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जो है व्हेन देयर इज ए लॉट्स ऑफ कंपटीशन, तो वहां पर तो आप कोशिश करते हैं कि इस अपॉर्चुनिटी से आप भरपूर फायदा उठा लें। फोर्थ पॉइंट है जी, यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड एक्यूरेट डिसीजंस। जब आप सुनते हैं तो आपको इंफॉर्मेशन भी बेहतर तौर पर मिलती है, और आपको डिसीजन मेकिंग के अंदर भी ये इंफॉर्मेशन आपके हेल्पफुल होती है। फिफ्थ पॉइंट है जी, बेटर अंडरस्टैंडिंग। एक दूसरे की बात को आप बेहतर तौर पर समझते हैं। सिक्स पॉइंट, इट इज ए डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से मुराद के स्पीकर आपके सामने खड़ा है, आप उससे इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। इट इज ए क्विक सोर्स। नेक्स्ट पॉइंट है सेवंथ पॉइंट, क्विक सोर्स। क्विक सोर्स से मुराद कि फौरन ही मिल गई आपको इंफॉर्मेशन, जो भी आप चाहते हैं। आप अगर आप क्वेश्चनिंग भी करना चाहेंगे तो उससे भी आपको क्विक इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। एट पॉइंट है जी, इट फैसिलिटेट्स द यूजर यूज ऑफ स्पीकर्स टोन ऑफ वॉइस टू इंटरप्रेट अंडरलाइन मीनिंग ऑफ द मैसेज। जब आप स्पीकर की बात को सुनते हैं और उसकी टोन ऑफ वॉइस, उसकी पिच ऑफ द वॉइस को सुनेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप ये अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि व्हाट ही वांट्स टू से, कि वो क्या कहना चाहता है। नाइन्थ है जी, इट इज इंटरएक्टिव इन नेचर। अब ये टू वे प्रोसेस है। हमने कहा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, स्पीकर बोल रहा है, आप सुन रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या है, इट्स ए टू वे प्रोसेस। जब टू वे प्रोसेस होगा तो ऑटोमेटिकली आप एक दूसरे की बात को सुनेंगे भी और एक्सेप्ट भी करेंगे। टेंथ पॉइंट पर जी, इट इज फ्लेक्सिबल। अब लिसनर क्या करता है, इट अडेप्ट्स, द लिसनर कैन अडेप्ट इट अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स, अपनी जरूरियात के मुताबिक। यानी अगर लिसनर को जिस बात के सुनने की जरूरत है वो उसके मुताबिक क्या करेगा, वो उन चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर लेता है। और इलेवेंथ पॉइंट में कहता है कि बिल्ड्स रिलेशनशिप। सेंडर और स्पीकर के दरमियान में, सेंडर और लिसनर के दरमियान में एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगा। लास्ट पॉइंट है जी, इट इज स्पॉन्टेनियस एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। फॉरन है, एट द स्पॉट है, और एक दूसरे की बात को समझते हैं। फेशियल एक्सप्रेशंस के जरिए से भी पता लग जाएगा, टोन के जरिए से भी पता लग जाएगा। फिर टाइप्स ऑफ लिसनिंग है। टाइप्स ऑफ लिसनिंग तीन किस्म की हैं। एक है लिसनिंग फॉर कंटेंट, यानी हम जब भी किसी की बात को सुनते हैं तो हम उसमें से देखते हैं कि व्हाट इज द कंटेंट, इसके अंदर कंटेंट क्या है। हम उसके अंदर से अपने ऑब्जेक्ट को ढूंढने की कोशिश करते हैं और सोर्स का व्यू पॉइंट जानने की कोशिश करते हैं, यानी स्पीकर के व्यू पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। नंबर टू पे आता है जी क्रिटिकल लिसनिंग। अब हम whenever sometimes when we are in the classroom we want to have a accurate information, और accurate information उसी वक्त मिलती है when you are having a trust on the source। क्या आपका सोर्स ट्रस्टवर्दी है, क्या वो क्रेडिबल है, तो तभी आप क्रिटिकल लिसनिंग करते हैं और उसकी बात पर लब्बैक कहते हैं और उसमें से इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है जी एम्फेटिक लिसनिंग। एम्फेटिक का मतलब होता है कि किसी बात के ऊपर जोर देना।
Emphatic listening means to listen with an objective, to understand the speaker's emotions, feelings, needs, and wants so that the listener can appreciate more fully the speaker's point of view, regardless of the fact whether or not one agrees with what the speaker has to say. अब कहते हैं इस बात को कदर कदर नजर रख दें कि वो क्या कहना चाहता है, लेकिन आप उसकी इमोशंस पर, उसकी फीलिंग्स पर, उसकी नीड्स पर फोकस करते हैं। जब हम उसकी नीड्स पर, उसकी जरूरियात पर, उसके इमोशंस पर फोकस करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या है कि हम उसके कंटेंट पर शायद इतना फोकस ना करें जितना कि हम उसकी फोर्सफुल एक्टिविटीज के ऊपर फोकस करते हैं। जी, ऑडियंस, आज हमारे पास ये जो टॉपिक था लिसनिंग का, इसको आज हमने डिस्कस किया है। इस लिसनिंग के टॉपिक में आज हमने जो बातें डिस्कस की उसको मैं एक दफा से दोबारा से रियलाइज करवा दूं आपको। हमने डेफिनेशन पढ़ी है लिसनिंग की, फिर प्रोसेस ऑफ लिसनिंग पढ़ा, फिर हमने डिफरेंस पढ़ा कि लिसनिंग और हियरिंग के अंदर क्या फर्क होता है। फिर हमने कुछ फॉल्ट्स के बारे में डिस्कस किया कि लिसनिंग के दौरान जब हम कुछ फॉल्ट्स करते हैं, गलतियां करते हैं। फिर हमने कहा जी कि अगर आप एक अच्छे लिसनर बनना चाहते हैं उसके लिए आपको क्या स्टेप अपनाने होंगे, उसको हमने डिस्कस किया। फिर हमने अच्छे लिसनर और पुअर लिसनर के दरमियान में डिफरेंस को तलाश किया। फिर हमने पढ़ा जी कि लिसनिंग विद पर्पस, हमारे पर्पसेस क्या हैं, डेफिनेटली गेन इंफॉर्मेशन हासिल करना, एग्जामिन करना, अर्ज करना, इंप्रूव करना। बेनिफिट्स क्या हैं लिसनिंग के, वो हमने डिस्कस किए हैं। उसके बाद फिर हमने टाइप्स ऑफ लिसनिंग को डिस्कस किया। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। होप सो यू हैव एंजॉयड द लेक्चर एंड अंडरस्टैंड द लेक्चर। सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।